हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर वीडियो में लेके आया हूँ हल का सिद्धांत। उससे पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो काम के लिए बताने जा रहा हूँ, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, तमाम स्टेट कैटेट में पूछा गया है। आपके लिए होमवर्क ये है कि जो गैने के मैंने सिद्धांत बताए थे अधिगम सोपानकी की, उन्होंने अधिगम सोपानकी में अधिगम को अधिगम करने के लिए क्या है कि 8 स्तर बताए। उन 8 स्तरों को मैंने समझाया है। आपको कुछ नहीं करना है, उन 8 स्तर की ट्रिक बनानी है। जो 1 से लेके 8 तक का स्तर है उसकी ट्रिक बतानी है, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें कमेंट बॉक्स में आपको ट्रिक बतानी है। देखते हैं कौन बेहतर करता है। और कुछ लोग वीडियो पे बहुत रेगुलर रहते हैं, क्लास रेगुलर लेते हैं। कुछ नाम है जैसे अंजलि जी हैं, अवनी जी हैं, केवी जी हैं, तो और सत्येंद्र जी हैं। ये सब रेगुलर रहते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि एक वीडियो में अच्छा पढ़ाया जा रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। सीएल हल ने दिया है। हल महोदय ने दिया है। इनका जो प्रयोग था किस पे था? चूहे पर था। किस पे था? चूहे पे था 1915 में। ठीक है, आइए देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सीएल हल महोदय ने किया था। हल महोदय ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हल महोदय ने 1915, ठीक है 1915 डेट याद रखिएगा, कभी भी हो सकता है पूछ ले कहीं। 1915 में अपनी पुस्तक, इनकी जो बुक थी कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये याद रखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये इनकी बुक थी। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इनकी बुक थी। 1915 में इस बुक में इन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का, पुनर्बलन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो ये बुक याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, हल महोदय ने उद्दीपन के बजाय आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत के बारे में स्किनर महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत 12-15 दिए गए हैं, तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, उनमें सबसे बेस्ट है। उसकी वजह क्या बताई? इन्होंने कहा पुनर्बलन और प्रेरणा पे ये ज्यादा बल देता है, आवश्यकता पर बल देता है। क्योंकि देखिए आप तभी कोई चीज सीख सकते हैं जब आपको उसको नीड हो, वो जानने की आवश्यकता हो। उसे बगैर आवश्यकता के अनायास आप कोई चीज क्यों सीखना चाहेंगे? आपको जरूरत ही नहीं है जिस चीज को सीखने की, उसे क्यों सीखना चाहेंगे? इसलिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति के सामने कोई न कोई आवश्यकता जब होती है तो उस आवश्यकता के अनुरूप जो उसे कार्य करने हैं उससे क्या करता है? वो सीख लेता है। तो क्या है कि इन्होंने क्या किया? उद्दीपक पर बल ना देकर क्या किया? आवश्यकता पर बल दिया कि व्यक्ति के सामने क्या आवश्यकता है। देखिए कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ लिया है पॉलोव का सिद्धांत, जिनने कुत्ते पे जो है अपना सारे सिद्धांत का रिसर्च किया, और स्किनर ने किस पे किया? स्किनर ने चूहे पर किया। उसके बाद थार्डाइक ने किस पे किया? बिल्ली में किया। अच्छा एक बताइए, अगर बिल्ली भूखी नहीं होती, अगर बिल्ली को भूख नहीं लगा रहता तो क्या सिटकनी खोलना सीख पाती? बिल्कुल नहीं। अगर उसके मांस का टुकड़ा जो है उसको मांस के टुकड़े की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर आपको कोई चीज आवश्यकता ही नहीं है, आपका पेट भरा हुआ है, भूख की आवश्यकता, भूख है ही नहीं, आपके सामने कितने भी अच्छे व्यंजन रखे रहे, कितना भी डिलीशियस फूड रहे, आपको अच्छा ही लगेगा। वैसे ही क्या है कि उसके सामने आवश्यकता थी, भूख लगी थी। अब वो भूख लगने की वजह से वो उछल कूद मचा रही थी। अलग चीज है कि उसको बार बार ये क्रिया करा के उसको सिटकनी सीखना खोलना सिखा दिया जाता है, लेकिन काम क्या कर रहा है वहां पर? उसकी भूख काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। जब उद्दीपक की बात करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा। उसकी आवश्यकता क्या है? कि भोजन है। ठीक है, हमने कहा था उद्दीपक क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है, जिसकी वजह से कोई प्रक्रिया आप करते हैं। देखिए उछलना कूदना मचाती है मांस के टुकड़े को देखकर, भूख की वजह से। ठीक है ना? तो लेकिन इन्होंने क्या आवश्यकता बलती? आवश्यकता क्या है? उसको भोजन, भूख लगी है। उसको क्या लगी? भूख लगी है। उसको क्या चाहिए? मांस का टुकड़ा चाहिए। तो उसके कारण क्या होती है? बिल्ली उछल कूद मचाती है और बार बार क्रिया करने के बाद वो सिटकनी करना खोलना सीख जाती है। अब कुत्ते को अगर हम ले लेते हैं, कुत्ता क्या करता है? कुत्ते को हमें सिखाना है क्या? सिर्फ कि वो जो प्रक्रिया, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो खाने के बजाय घंटी के पर देना लगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? बार बार उसको प्रयोग किया ना। अगर उसको भूख नहीं लगी रहती, रोटी की आवश्यकता ही नहीं रहती, तो वो प्रतिक्रिया क्यों करता? वो लाल क्यों टपकता उससे?
तो उसकी क्या थी, उसे भूख लगी हुई थी, उसे खाने की आवश्यकता थी। जब खाने की आवश्यकता थी तो उसके सामने क्या किया, खाने के साथ घंटी लाया गया। देखिए जितने भी इसे प्रयोग हुए ना, सारे भूखे जीव पर किए गए। चाहे चिंपैंजी था वो भी भूखा ही था। भूख लगी, पेट भरा है तो करेगा क्या, बैठा रहेगा, नहीं मिल पाएगा तो बैठा रहेगा। एक आध बार हो सकता है प्रतिक्रिया करे, लालच बस की चीज मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो आराम से बैठ जाएगा। लेकिन भूख लगी रहेगी तो उछल कूद मचाएगा। ठीक है, अब आगे दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो भी क्रिया करता है वह उससे आसानी से सीख लेता है। ठीक है, आसानी से सीख लेता है। देखिए आप साइकिल सीखना चाहते हैं, आवश्यकता है आपको, क्यों, क्योंकि आपको विद्यालय जाना है। अब उसके लिए गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, लगातार प्रक्रिया के बाद सीख जाते हैं। लेकिन आपकी काम क्या कर रही है, आवश्यकता काम कर रही है वहां पे कि आपको साइकिल चलाना सीखना आना चाहिए, क्योंकि आपका विद्यालय दूर है, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता क्या काम कर रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, उपनाम, इसे हम कहते हैं उपनाम। अब इसके उपनाम ढेर सारे दिए गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सारे उपनाम क्या करिए आप ट्रिक के माध्यम से, सभी लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से बना के याद कर लेंगे। क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत और परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत दिए गए हैं। हो सकता है और हो, जितने मुझसे मैंने बहुत सारे सिद्धांत खोजे, तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में एक जगह सारी चीजें मिल जाए, आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर कोई नया मिलता है तो आप उसको नीचे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अब वो क्या कर रहे हैं, इनका ट्रेंड बदल रहा है, वो बहुत नए पूछ ले रहे हैं। जैसे स्किनर के जो जितने सिद्धांत हैं, स्किनर का जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम है। तो जो बहुत यूनिक होता है ना, जो नया बिल्कुल होता है, उसे, जो कॉमन है उसे नहीं पूछते, जो लगातार चलता आ रहा उसे नहीं पूछते, जो बहुत नया है उसको पूछ लेते हैं। इसलिए आप याद रखिए। अब आ जाते हैं सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। इसमें महोदय ने सिद्धांत में सभी सिद्धांतों में इस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा, आवश्यकता की। ठीक है, क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का। इसमें महोदय ने क्या कहा कि जो ये सिद्धांत है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी सिद्धांतों में, क्योंकि ये आवश्यकता पर बल देता है, प्रेरणा पर बल देता है, पुनर्बल देता है कि सभी सिद्धांतों में कुछ न कुछ अधूरा है, लेकिन ये उनके हिसाब से, स्किनर के हिसाब से परिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आगे दिया गया है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया। हल ने दो प्रकार के प्रबलन बताए। ठीक है, देखिए हमने आपसे पहले ही बताया कि आवश्यकता की कमी क्या होती है। आपको भूख लगी है, आपको आवश्यकता है, ठीक है, आपको आवश्यकता है, ठीक। अगर भूख नहीं लगी रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती, कमी नहीं रहती आवश्यकता की, तो फिर आप क्यों कोई चीज सीखना चाहते, क्यों करना चाहते। अगर कुत्ते का पेट भरा होता तो क्यों लार टपकाता रोटी को देखकर। अगर बिल्ली का पेट भरा होता तो क्यों फ्लेश मांस के टुकड़े को देखकर वो उछल कूद मचाती, सिटनी खोलने की कोशिश करती। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि क्या है कि आवश्यकता की कमी होना जरूरी है। ठीक है ना। अब आगे है, हल ने दो प्रकार के प्रबलन बताए हैं। कौन कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक। देखिए प्राथमिक में वो सारी चीजें आती हैं जो क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती है, भूख प्यास, ये सारी चीजें आती हैं, वो प्राथमिक में आती हैं, और उसके बाद जो बचता है वो सारे के सारे द्वितीयक में आते हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा, हल ने इस सिद्धांत में 17 तरह के स्वयं सिद्ध जो है बातें बताई हैं, जो उन्होंने खुद प्रयोग किए हैं, और उसके साथ साथ 133 जो है क्या है, इन्होंने प्रमेय बताए हैं। स्वयं सिद्ध कितनी बताई है, 17 बताई है। नोट कर लीजिएगा कहीं पे, स्वयं सिद्ध ने कितना बताया है, 17 क्या है स्वयं सिद्ध बताया है, और 133 जो है इन्होंने प्रमेय बताया है इस सिद्धांत के बारे में। देखिए कभी कहीं पूछा नहीं गया है, और इनको पढ़ना भी बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये याद रखिए 17 स्वयं सिद्ध बातें बताई हैं और 133 क्या बताए इन्होंने, प्रमेय बताए हैं। ठीक है। अब उसके बाद यह आता है, यह सिद्धांत आवश्यकता प्रेरणा पर बल देता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि सिद्धांत आवश्यकता और प्रेरणा पर क्या देता है, बल देता है। उसके बाद है आगे, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने कुत्ते और बिल्ली का उदाहरण दिया, कैसे उस पर आधारित है, कैसे वहां से चीजें, कैसे वो आवश्यकता की वजह सीखती हैं। हर मनोवैज्ञानिक का अपना अपना मत है। ठीक है, इनका अपना मत है कि आवश्यकताएं क्या करती हैं कि आपको सीखने को मजबूर कर देती हैं। इसे क्या है कि आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, सोचिए, व्यक्तिगत हम सोचते हैं, बहुत व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं।
आप सोचते हैं कि एक चीज तो जानते हैं ना, जब कोई आप काम सीखे होते हैं, जब आप कोई काम सीखे होते हैं तो आप उस काम को जब प्रोफेशन के रूप में अपनाते हैं तो वो बहुत बेहतर करते हैं। जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं तो कभी ना कभी मैंने मनोविज्ञान तो सीखा होगा ना, इसीलिए तो पढ़ाता हूं। अगर बगैर सीखे कैसे पढ़ाऊंगा? तो कहीं ना कहीं मेरी आवश्यकता थी पढ़ाना, यानी कि मुझे टीचिंग करना था। मेरी एक आवश्यकता थी कि मुझे इसके माध्यम से पैसे कमाने हैं या फिर बच्चों को शिक्षित करना है, ये मेरी आवश्यकता थी। और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए मैंने मनोविज्ञान पढ़ा, अच्छे अच्छे राइटर की किताब पढ़ी, उसके बाद क्या मैं पढ़ाता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे जो है इस काम में आवश्यकता की अहम भूमिका रही, कहीं ना कहीं क्या रही, इस आवश्यकता की अहम भूमिका रही, जिसकी वजह से ये चीज मैं सीख पाया, मनोविज्ञान पढ़ाना पढ़ना ये चीजें सीख पाया। वैसे ही हर चीज के लिए कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता होती है। आप मान लीजिए कोई मैकेनिक बनना चाहते, आप पैसे कमाना चाहते हैं, सोचते हैं कि एसी का काम जो है सीख लें और गर्मियों में पैसे कमाएंगे, लोगों के पास एसी फ्रिज वगैरह हो गई है। तो आपको एक जरूरत पड़ेगी काम की, काम क्या आपकी आवश्यकता होगी, रोजी रोटी आवश्यकता होगी। अब उस रोजी रोटी के लिए आप कोई न कोई प्रोफेशन चुनते हैं जिसको सीखना चाहते हैं, बगैर आवश्यकता के नहीं। आपके जिसके घरों में पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे काम क्यों सीखेगा? उससे अलग सीखेगा, है ना, उससे अलग सीखेगा। अगर मेरे घर में बहुत सारा पैसा होता, बहुत रुपया होता, हो सकता है मुझे ये चैनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोचिंग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शिक्षक भर्ती में एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये चीजें आवश्यकताएं नहीं रहती, तो मैं फिर जानता ही नहीं है क्या चीजें हैं, मैं आराम से एसी के घर में बैठा रहता। तो कहीं ना कहीं आवश्यकताएं ही हैं जो हमको क्या करती हैं, कोई काम सीखने के लिए बाध्य करती हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपको दिया क्या गया है, शैक्षिक महत्व दिया गया है। शैक्षिक महत्व में बालकों की क्रिया और आवश्यकता में संबंध। देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर शैक्षिक महत्व बताया गया कि शिक्षक को जो पाठ्यक्रम है ऐसा बनाना चाहिए कि जो बालक की क्रियाएं हैं और उसकी आवश्यकताएं, यानी कि जो आवश्यकता है उसके अनुरूप जो क्रिया करता है उनमें संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालमेल ही ना बैठे, नहीं तो क्या हो जाएगी, उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि वो सीख नहीं पाएगा। फिर आगे दिया गया है अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल। ठीक है, अधिगम के लिए क्या दिया गया है, प्रेरणा पर बल। देखिए, प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। जैसे क्या है कि आप सोचिए कि आपको भूख लगी है, जब आपके सामने कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं रोटी का टुकड़ा दिखता है ना, वो एक प्रेरणा का काम करता है, और थोड़ा सा मिल गया और आपको और चाहिए। वैसे ही आप इसके लिए पुरस्कार का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चा कोई चीज आप लर्न करा रहे हैं इसको, ठीक है, आप उसको गिनती सिखा रहे हैं और वो 1 से 10 तक 1 से 10 तक सीख गया है, आप उसको पुरस्कार देते हैं, पेंसिल देते हैं, शाबाशी देते हैं, बच्चा क्या होता है, खुश होता है। तो आगे की क्रिया करने के लिए क्या होता है, और उत्सुक होता है और ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि प्रेरणा पर बल दिया गया है। फिर अगला दिया गया है अधिगम आवश्यकता पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अधिगम होना चाहिए कि क्या वो आवश्यकता पूर्ति करने वाला होना चाहिए। सोचिए, अगर बिल्ली को क्या होता, उसकी आवश्यकता क्या थी, भोजन था, वो मांस का टुकड़ा था, अगर वो पूरा ही नहीं होता तो क्या कभी सीख पाती, क्या वो कभी नहीं सीख पाती, कभी सीख ही नहीं पाती वो जो है दरवाजा कैसे खोलते हैं। अगर सोचिए कि अगर भूख है, उसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसके सामने क्या होता, जो आवश्यकता है वो भूख ही नहीं होती, अगर मान लीजिए भूख उसको लगी ही नहीं होती तो क्या सीख पाती, कभी नहीं सीख पाती। अगर मांस का टुकड़ा ही नहीं उसके सामने होता तो भी नहीं सीख पाती, कि उछलती कूदती रहती, फिर आराम से बैठ जाती, जब उससे नहीं निकल पाती बैठ जाती। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्या होता, उसे देखकर वो प्रतिक्रिया कर रही थी। ठीक है, फिर आगे दिया है पुरस्कार की व्यवस्था। हमने बता दिया पुरस्कार की व्यवस्था को ये समझाता है कि अगर बच्चे को पुनर्मनन के लिए पुरस्कार का इस्तेमाल किया जाए तो वो आगे के कार्य को और सक्रिय ढंग से निभाएगा सीखने के लिए। फिर आगे पुनर्मनन में स्पष्ट लक्ष्य। देखिए, लक्ष्य जो होना चाहिए ना, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम किसी को क्या सिखाने जा रहे हैं, जो उद्देश्य वो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं है तो बच्चा कंफ्यूजन में क्या करेगा, या फिर वो चीजों को नहीं, संशय में क्या होगा, वो चीजों को बेहतर नहीं सीख पाएगा। इसलिए बालक के सामने जो भी आप बातें उसको सिखाना चाहते हैं और उसके लिए जो पुनर्बल देना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों किस लिए है, वो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये हल्का सिद्धांत था, छोटा था, और कभी कभी पूछ लेता है ये एग्जाम में। ज्यादातर अभी तक जो पूछे गए हैं हल्के सिद्धांत ही पूछे गए हैं, और कुछ नहीं पूछा गया है। एक इसमें देख लीजिएगा, ये चीज जो है मैंने बताई है, स्वयं सिद्ध जो इन्होंने किया है 17 बताया, थोड़ा सा मे भी हो सकता है कभी ये पूछ ले, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे लगता है आप जानते होंगे। 133 प्रमेय दी है, 17 इन्होंने स्वयं सिद्ध बातें बताई हैं। एक चीज ये होता है, इसमें महोदय ने
इनके बारे में क्या बताया कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सभी अधिगम के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने बताया। दूसरी बात ये हो सकती है इंपॉर्टेंट कि ये जो है थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। हल के अनुसार जो है प्रबलन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। ठीक है, और इनकी ये प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये इनकी जो बुक है, इसमें में इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कब दिया था, 1915 में दिया था। उपनाम की शॉर्ट ट्रिक आप बना लीजिएगा, मैंने होमवर्क आपको दिया कि आपको क्या करना है, अधिगम सोपान की जो 8 स्तर हैं उसको आपको सही से बताने हैं, कि सही से क्या बताने हैं उसकी आप शॉर्ट ट्रिक बनाइएगा। देखते हैं किसकी शॉर्ट ट्रिक अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए अगली वीडियो में फिर मिलूंगा नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके। धन्यवाद।